हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार पुलिस की जो सेट आई है। सेट नंबर 1 आपको पूरी तरीक़े से चैनल पे हम करा दिए हैं। सेट नंबर 2, 3, 4, 5 यानी कि पूरी तरीक़े से 4 सेट के बारे में डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। एक वीडियो पूरी तरीक़े से आपको 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 सेट की पूरी तरीक़े से पुस्तक है। और इस पुस्तक में 5 सेट आज पूरी तरीक़े से कंप्लीट कर रहे हैं। एक सेट का वीडियो नंबर हम डाल चुके हैं और 4 सेट का डिस्कशन इस वीडियो में हम कर रहे हैं। और अगला जो आपको वीडियो पूरी तरीक़े से मिला उस वीडियो में आपको 5 सेट और पूरी तरीक़े से मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, पूरा सेट आपके लिए मैं तैयार करके रखा हूँ और पूरी तरीक़ा से इसको सेट नंबर 2, 3, 4 और 5 यानी कि 4 सेट का डिस्कशन पूरी तरीक़े से इसमें की जा रही है। बेहतर तरीके से सुनना है, कुछ क्वेश्चन को रिकॉल करिएगा। इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम पे शाम में ग्रुप डिस्कशन भी की जाती है। उस ग्रुप डिस्कशन का जो वीडियो है आपको पूरी तरीक़े से आप मिल जाती है। इस प्रकार की और भी वीडियो, रेलवे के बारे में वीडियो, पूरी तरीक़े से विज्ञान से संबंधित वीडियो बने, बहुत प्रकार की वीडियो धीरे धीरे आपके लिए बनाई जा रही है। क्वेश्चन बैंक का वीडियो है। सेट नंबर 1 का डिस्कशन आपको मैं चैनल पर करा दिया हूँ। तो आज हम पूरी तरीक़े से शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 2, 3, 4 और 5। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सेट नंबर 2 के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 सबसे पहला क्वेश्चन है कि पढ़ना का क्रिया का भेद क्या है। पढ़ना का क्रिया भेद यानी पढ़ना कौन सी क्रिया का। तो पढ़ना सकर्मक क्रिया का पूरी तरीके से उदाहरण है। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। पढ़ना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम लोग रखा है। सकर्मक क्रिया किसको कहा जाता है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। यानी कि कर्ता अगर किसी चीज़ को करता है तो उसके प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया के रूप में याद रखेंगे। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वाक्य पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी वीडियो बना रहे हैं तो हम पूरी तरीके से शब्द को पढ़ रहे हैं, तो वाक्य को पढ़ रहे हैं तो इस वो कर्ता उस वाक्य के पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की पयोधी का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो पयोधी का समानार्थी शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द पयोधी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। अधिकरण कारक के क्या चिन्ह है। तो अधिकरण में पेयर कर्ता के कारक के 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसी प्रकार से अधिकरण में पर यानी कर्ता का 8 भेद को आपको याद रखना है। आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से कर्ता पढ़ा देंगे। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्षय का मतलब, वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्षय का मतलब कम होना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द। तो शैशव भाववाचक संज्ञा, शैशवावस्था, बुढ़ापा, जवानी, ये सब कौन सा शब्द है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन। संस्कृत का जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसे 2 प्रकार का, एक तत्सम और एक तद्भव। तो संस्कृत का शब्द को तत्सम कहा जाता है। संस्कृत का जो शब्द जो पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं उसको तत्सम कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब आपको एक समास का वीडियो देंगे, एक कारक का वीडियो देंगे, एक वाक्य का, एक क्रिया का, एक विशेषण का, उसी प्रकार से छोटा छोटा हिंदी का भी मैं आपको लिए वीडियो पूरी तरीके से बना दूंगा। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितना है, 33। आगे देख लीजिए। त का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो त का उच्चारण स्थान आपका दंत है, दांत। त का उच्चारण कौन सा स्थान कौन सा है, दांत। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग से दांत से खून आने लगता है। विटामिन सी का जो स्टोर होता है ना, विटामिन सी का संचय कहाँ पे होता है। तो विटामिन सी का संचय यकृत में होता है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि। तो मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि यानी कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी के रूप में किसको याद रखेंगे, फीमर को। और फीमर कहाँ की हड्डी है। तो फीमर जांघ की हड्डी है। जल को संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व में सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत में मुंह में ही हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण क्या है। मानसिक तनाव, यानी कि मानसिक तनाव ही सबसे पहले उच्च रक्तचाप का उदाहरण है। उच्च रक्तचाप मापते किससे है। यानी ब्लड प्रेशर मापने का मशीन को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। 120/80 ब्लड प्रेशर होता है सामान्य मनुष्य का। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मतलब ये होता है कि चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। हैजा किसके कारण था। हैजा में जौ से जीवाणु, याद रखिएगा। हैजा लिखा हुआ है तो जौ का मतलब जीवाणु होगा। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया के रूप में याद रखेंगे। इस बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। लीवनहॉक। क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन डाल्टन। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है। तो नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। आगे देखिए। ढोकला बनाने के लिए, ढोकला अलग अलग जगह पे पूरी तरीक़े से खाने वाला पदार्थ है। तो ढोकला बनाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है। तो ढोकला बनाने के लिए ढोकला बनाने के लिए खमीरीकरण विधि का पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखिए। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड होता है तो विंडाल टेस्ट किया जाता है। विंडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। एड्स के लिए एलिजा नामक टेस्ट हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक टीवी के स्क्रीन किससे बनी होती है। तो टीवी का जो स्क्रीन होता है ना, प्रकाश के उत्सर्जन प्रभाव वाले डायोड से ही पूरी तरीके से स्क्रीन बना होता है। आगे क्वेश्चन देखिए। थोड़ा छोटा करने दीजिए इसको। विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली आदि किससे बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है। नाइक्रोम का पूरी तरीके से बना होता है। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है, ब्रुसेलोसिस बीमारी जीवाणु के कारण ही होती है। ये रोग जीवाणु के कारण होता है ज़्यादातर। ये बिना पाश्चुकरण करके दूध पीजिएगा ना तो उसमें ये बीमारी पूरी तरीके से बीमारी हो जाता है। क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेवार है। तो चेचक जो है ना वेरिसेला के कारण होता है। चेचक जो बीमारी होता है ये वेरिसेला नामक विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जाजिया कर लगाया था। जाजिया गैर मुसलमानों पर लगाने वाला कर होता था और ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कौन सा वक्र सरकारी दर, टैक्स और सरकारी राजस्व के बीच में अंतर स्पष्ट करता है, बताता है। लाफर वक्र पूरी तरीके से ये आपको एक अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में पाया जाता है। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पे है। इलायची। कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ये केरल में स्थित है। भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देता है। तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मीर कासिम और अंग्रेज के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध पूरी तरीके से किया गया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा 1764 में किया गया था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम था बिंबिसार। आगे क्वेश्चन देखिए। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है।
तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से संबंधित था। इसका एक कहानी है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो परमार वंश से संबंधित कौन है? राजा भोज है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, अभी चंद्रयान 3 भी हम लोग पूरी तरीके से भेज रहे हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा ही पूरी तरीके से किया गया था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम संस्थापक थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात इसमें केरल आपको नहीं है, तो केरल नहीं है तो तमिलनाडु होगा। एक बार बिहार दरोगा इसी प्रकार का ऑप्शन दिया था। सर्वाधिक केरल में होता है, लेकिन केरल के बाद पूछे तो कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के बाद तमिलनाडु में। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किनके पास? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान के पास। सबसे कम क्षेत्रफल किसके पास? गोवा के पास। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के पास। भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन? गोवा। सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा जिला, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी के समय 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच में पूरी तरीके से की गई थी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक लौटा सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक ही पूरी तरीके से रोक सकता है। इसके बाद उसको पास समझा जाता है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, यानी कि भारतीय बैंक जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, यानी कि SBI अगर RBI को पैसा देती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। 2 प्रकार का रेट होता है, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट के तहत RBI से SBI PNB पैसा लेगा। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI अगर पैसा देता है SBI को PNB को, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि SBI से अगर पैसा RBI लेता है, SBI से पैसा RBI लेता है, PNB से पैसा RBI लेता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट के रूप में हम लोग याद रखेंगे। रथ यात्रा प्रसिद्ध है, तो रथ यात्रा पुरी के लिए प्रसिद्ध है। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूसलम में। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन और उत्तर मीमांसा के संस्थापक बदरायन को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किन के द्वारा किया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था। एल सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया। बलवंत राय मेहता जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता, इन्होंने पंचायत को त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाने की बात की थी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए काम किए थे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 876। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। सबसे अच्छा ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींच दिए, ठीक है। हमारा पूरी तरीक़ा से भारत का मैप यहाँ बना दिए। अब ये पूरी तरीक़े से विषुवत रेखा से केरल की दूरी कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये 876 किलोमीटर दूर है। भारतीय थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता कहाँ पे है? पूरब में है, तो कोलकाता पूरब में और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में। प्रसिद्ध यात्री निकोलस कोंटी जो पूरी तरीक़ा से किसके शासनकाल में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, अच्युत राय के शासनकाल में और देनी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से इसका निर्वाचन होता है। 1 मिनट, राज्यसभा के सदस्यों उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया। यानी कि पहले भारत में कंपनी का शासन हुआ करता था। 1857 का क्रांति हुआ और 1857 के क्रांति के बाद 1858 में महारानी का शासन पूरी तरीक़ा से भारत पे चलने लगा। यानी कि अंग्रेजी कंपनी पहले शासन चलाती थी भारत में, लेकिन बाद में 1857 के क्रांति के बाद 1858 से ब्रिटिश के हाथों में, ब्रिटिश महारानी और महाराजा के हाथों में भारत का शासन सौंप दिया गया। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब की गई थी? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में बना था, इस बात को याद रख लीजिएगा। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पे आता है? तो मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अंडमान। ऑप्शन अगर अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से मारेंगे हम लोग। अगर अंडमान निकोबार नहीं रहता तो केरल को याद रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकारी बैंकों का कार्य कहा जाता है। विदेशी व्यापार का निर्धारण, बिल्कुल विदेशी व्यापार का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करता, यह सरकार करती है। तो विदेशी बैंकों का निर्धारण इनका काम नहीं है। बैंकों का बैंक है, बिल्कुल ठीक है। सरकारी बैंकरों का कार्य है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण ये करता है। नोट छापने का काम करता है। कृषि वित्त व्यवस्था कराता है। विदेशी विनिमय को नियंत्रण करता है। करेंसी नोट का निर्गमन कर, इतना काम करता है कौन? RBI। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 360 में, और ये कहाँ से लिए थे? अमेरिका के संविधान से लिए थे। क्वेश्चन, संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? कई बार हम लोग चर्चा की है। तो संसद के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और पूरी तरीक़ा से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के संसद का निर्माण करते हैं। संसद के निर्माण में अनुच्छेद 79 का संबंध संसद से है, राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से है, 81 का संबंध लोकसभा से है और अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आगे देखिए। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदिनी बिक्रम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रॉपर्टी इन अनब्रिटिश इन इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? लाला लाजपत राय। ये बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 2028 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? यानी कि मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। और दिल्ली में 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाला संस्था का नाम है सेबी। शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पूरी तरीक़ा से बनाई गई थी। क्वेश्चन देखिए। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पदक हासिल करने वाले प्रथम दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में प्रथम महिला प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो नाम है इनका। आगे देखिए। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के लिए तीर्थ दर्शन कराने के लिए देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश से एक योजना चला रहा है जो बुजुर्ग लोगों को पूरी तरीक़ा से हवाई यात्रा करके अलग अलग जगह पर घुमाएगा। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित की? पूर्णतः ई गवर्नेंस घोषित करने वाला राज्य केरल है। यानी कि पूरा जो भी काम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। कहाँ पे होगा? केरल में होगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? यूनेस्को को अमेरिका को पूरी तरीके से हटा दी गई थी यूनेस्को के शामिल से, लेकिन फिर जुलाई में अमेरिका को इसमें शामिल करने की प्रावधान कर दिया गया। तो यूनेस्को ने घोषणा के अनुसार किस देश को जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो इस यूनेस्को को हटा दिया गया था, फिर से इसको शामिल करने की व्यवस्था किया जा रहा है।
आगे क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 75, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला रखा। तो लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिटिल इंडिया गेटवे का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। क्वेश्चन आगे देखिए, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया? किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गांगुली को ही पूरी तरीक़ा से त्रिपुरा के लिए चुना गया। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का उद्घाटन किया गया? ये सऊदी अरब के साथ पूरी तरीक़ा से ये युद्धाभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहली समुद्री परीक्षण गोवा के बीच में किया। तो फास्ट इंसेप्टर नामक समुद्री बोट का सबसे पहली बार परीक्षण मुंबई के पास किया गया। भारतीय नेवी की अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंसेप्टर पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच में किया गया। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश का दौरा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। क्वाड में 4 देशों का एक सम्मेलन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 होता है। 4 देशों का एक संगठन। कौन कौन 4 देश है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान। इन चारों लोगों का एक संगठन को क्वाड कहा जाता है। और 2024 में क्वाड का मीटिंग कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भारत ही पूरी तरीक़ा से मेजबानी करेगा। किस देश ने अपने पर्यटक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा देश पर्यटक वर्ष घोषित 2025 को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया है? तो नेपाल पर्यटक को पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि पर्यटक ही बहुत बड़ा साधन होता है पैसा कमाने का। नेपाल होगा इसका आंसर। तो नेपाल पर्यटक को लुभाने के लिए, पर्यटक को बुलाने के लिए 2025 में पर्यटक वर्ष घोषित किया। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक में। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना कर्नाटक में पूरी तरीक़ा से शुरू की गई है। सेट नंबर 1 यहाँ पे 2 ख़त्म होता है। सेट नंबर 3 हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेट नंबर 3 2, 3, 4, 5 चारों वीडियो पूरी तरीक़ा से इसी वीडियो में मिलेगा। सेट नंबर आप देख लीजिए। सेट नंबर 3 का डिस्कशन अब प्रारंभ करते हैं। सेट नंबर 3 का डिस्कशन टाइम से सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि सेनापति निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति जो शब्द है ना, सेनापति यौगिक शब्द है। शब्द 4 प्रकार का, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और तो सेनापति जो है यौगिक शब्द का उदाहरण है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्पेशल व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में याद हो रहा है। उषा यानी कि स्पेशल तूफान पंखा, उषा पंखा किसी खास व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में रखता है। तो निरोग शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ। निरोग शब्द में नी उपसर्ग लगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन देखिए, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का मतलब तेज होता है, तो तेज का विलोम शब्द क्या होगा? मंद होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मंद होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का मतलब मीठा, बहुत शुद्ध मीठा होता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द मीठा होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप से चुनाव कीजिए। तो सबसे शुद्ध कौन है? दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जो दर्पण एकदम शुद्ध रूप से यहाँ पे लिखा हुआ। शुद्ध वाक्य के बारे में ही प्रश्न आपसे कभी पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, राम पेड़ से गिर गया। रेखांकित शब्दों में कारक का कौन सा? कारक का प्रश्न एक बार पूरी तरीके से पूछा जा रहा है। अब आपको कारक 8 वेद का नाम याद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान के लिए अधिक आपादान। तो आपादान का मतलब कि कर्ता ने कर्म को आपादान से, तो राम पेड़ से, तो पेड़ के लिए क्या होगा? आपादान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन युग्म गलत है? तो युग्म गलत कौन है? वाहन, गाड़ी की गाड़ियाँ, घोड़ा के घोड़े, वस्तु। बिल्कुल वाहन का बहने नहीं, ये गलत है पूरी तरीका। ऑप्शन नंबर सी गलत है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। एक दिन संधि के बारे में भी अलग वीडियो आपको लिए बना देंगे।
आगे देखिए, जो दूसरे के उपकार को मानते हैं, जो दूसरे के अपकार माने, जो दूसरे के अपकार माने उसको कृतज्ञ कहा जाता है। जो दूसरे के अपकार माने उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ के रूप में हम लोग पूरी तरीके से इनको याद रखेंगे। दूसरे के उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी फॉर्म का उदाहरण है? तो कोलाइडी फॉर्म का उदाहरण कौन सा है आपको यहाँ पे दे रही है। ऑप्शन नंबर चीज़, कुहासा, मक्खन और स्पंज। तो कोलाइडी फॉर्म का उदाहरण कौन सा है? स्पंज है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? हेपेटाइटिस, मलेरिया, फिलपाँव और डेंगू। तो मच्छर के काटने से हेपेटाइटिस भी नहीं होता है। हेपेटाइटिस जॉन्डिस का ही पूरी तरीक़ा से बृहद रूप को हेपेटाइटिस के रूप में हम लोग याद रखेंगे। खनिज पदार्थों का स्रोत और कौन सम्मिलित है? तो विटामिन ए पपीता, लौह पालक, यानी कि विटामिन ए पपीता में पाई जाती है बिल्कुल, और लोहा पूरी तरीक़े से पालक। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही होगा। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होगा? किसी मोमबत्ती के पूर्ण दहन की बाहर वाला ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीला होता है। याद रखिएगा, मोमबत्ती जब जलाएंगे तो मोमबत्ती का जो लौह निकलेगा ना, उस लौह का रंग कैसा होगा? नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित का मतलब बाहर से लगने वाले बल। तो बहिर्जनित बल के रूप में हम लोग ज्वालामुखी बल को पूरी तरीके से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप से नहीं है? अलैंगिक रूप से कौन है? तो कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन के रूप में, परागण लैंगिक जनन का ही पूरी तरीके से एग्जाम्पल है। परागण लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है, अलैंगिक जनन का नहीं। क्वेश्चन, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो चिकनगुनिया जो है ना, ये एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एंडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया फैलता है। आगे क्वेश्चन, रिसान अपने वाहन के पश्च दृश्य प्रकाश को प्रयोग करने के, आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग पूरी तरीके से हम लोग करते हैं। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग आपका कौन सा है? कुष्ठ रोगी जो होता है ना, जिसको कोढ़ी कहा जाता है, कुष्ठ रोगी जीवाणु जनित रोगी है। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। आगे देखिए, एक मिनट रुकिएगा। डैश किरण का परावर्तित किरणों से अभिलंब पृष्ठ की तरफ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रख पाइएगा। कुष्ठ रोग को कोढ़ के रूप में याद रखेंगे। मदर टेरेसा का जो पूरा योगदान था ना जीवन में, वो सब कुष्ठ रोगी के लिए ही काम करती थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, डैश किसी किरण की परावर्तित किरणों से अभिलंब पृष्ठ पर लगाया गया कोण है? तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, विसरण कोण और आपतन कोण के बारे में बात चल रहा है। बता रहा है कि कौन सी किरण किसी किरण की परावर्तित किरणों से अभिलंब पृष्ठ की ओर मापा गया कोण है। तो परावर्तन कोण किसी किरण से परिवर्तित किया गया कोण को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो पादप जगत का उपसमूह कौन नहीं है? हेमिकार्डिडा ये पादप समूह का, ये पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी पादप जगत का उपसमूह को इसको नहीं रखा जाता है। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म ये सब पादप का ही समूह है। अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि रात में पेड़ के पास हम लोग इसलिए नहीं सोते हैं कि पेड़ में पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसलिए रात में हम लोग पेड़ के पास नहीं सोते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 34। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23
3 होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है आपका बालू में। बालू में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पूरी तरीक़े से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सामान्यतः दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रण द्रवों को अलग करते हैं? दो मिश्रण द्रव को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आसवन विधि के द्वारा ही दो मिश्रण को हम लोग पूरी तरीके से अलग कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है? तो राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। किसी व्यक्ति को माफ़ करना होगा, फांसी की सजा को माफ़ करना होगा, क्षमादान देना होगा तो अनुच्छेद 72 के तहत पूरी तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगता है? तो भूटान से नहीं लगने वाला सीमा कौन सा है? मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी। दहेज निषेध कानून 1961 कब से लागू हुआ? तो दहेज निषेध कानून 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। दहेज वाला जो कानून था 1 जुलाई 1961 से पूरी तरीके से लागू। इसी दहेज कानून के लिए संविधान में संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यायवादी को हटाने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं और इनका संबंध अनुच्छेद 76 में है और महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल बिहार में कितना? 9 प्रमंडल अपने बिहार में पूरी तरीके से है। इस क्वेश्चन के 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आगे है कि भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ शुरू की गई? तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। चंपारण में कब किया गया था? 1917 में किया गया था। दिल्ली के लाल किले स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले के भीतर भी मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और एक आगरा में मोती मस्जिद है जिसका निर्माण कौन किया था? शाहजहाँ। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ कराया था। दिल्ली के लाल किला के भीतर भी मोती मस्जिद है जो कराया था औरंगजेब। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के पुराने यानी बौद्ध धर्म के पूर्वजों की कहानी कहाँ पे है? जातक में है। इस बात को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौवा राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद का तो प्रश्न पीछे बहुत पुराना हो गया। तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे और 15वें राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू बनी है। याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में बनी है और उनका नंबर कौन सा है? 15 नंबर का है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है और मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित बॉक्सर है। इस बात को याद रखिएगा। जनजाति समूह में मुंडा कहाँ रहते हैं? तो मुंडा पूरी तरीक़े से झारखंड के आसपास में। तो मुंडा जनजाति झारखंड में है और इसी जनजाति का था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मनाते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में शुरू की गई। करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान और मराठाओं के बीच में पूरी तरीके से हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पूरी तरीके से हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23 के तहत ये शब्द होते हैं। मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, बलात्श्रम निषेध। जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम आपको नहीं कराना है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? तो बांसुरी वादक से। बांसुरी बजाने वाले व्यक्तियों में से नाम किनका आता है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। सर्वोच्च न्यायालय का जहां प्रश्न है वहां 65 साल और हाईकोर्ट का प्रश्न है वहां पे आपको 62 साल लगाना है। क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आड़े हैं, कितनी तिल्ली है? तो अशोक चक्र में कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली। इस बात को याद रखिएगा। अशोक तिल्ली में 24 तिल्ली है। हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? बिल्कुल, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ पे? मथुरा थी। और गंधार की राजधानी कहाँ पे? तक्षशिला। अगर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह ले सकते हैं? बिल्कुल, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कोई भी सूचना, कोई भी राय, सलाह मांग सकते हैं। आगे देखिए,
वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य के पास? तो सर्वाधिक वन किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। सर्वाधिक बाघ किसके पास है? तो मध्य प्रदेश के पास। सर्वाधिक चीता किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चीता वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाघ वाला क्षेत्र भी मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूरी तरीक़ा से जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी को बनाया। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में किया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को जीता था 1571 में और उसी विजय के बाद गुजरात फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है। आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया शहर था। आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी किया था। आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा में ही ताजमहल है। तो 1571 में राजधानी को ट्रांसफ़र करके वहाँ लेकर चला गया। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम का संबंध कितना है? तो कोरम पूरी तरीक़ा से 1/10 होता है। कई बार आपको क्वेश्चन बताया है। तो स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10 है, यानी स्पीकर सहित कुल 1/10 लोग इसमें कोरम का मतलब कि संसद में 1/10 सदस्य लोग शामिल होगा, तब ही संसद की कार्यवाही को शुरू की जाएगी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण करने के लिए काम किया गया था। उसी के अंतर्गत 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत के मापने का एक एडॉप्शन कहा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको सिपकिल्ला दर्रा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल में स्थित है और तिब्बत को पूरी तरीके से सिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना? भारतीय संघ का राज्य 1987 में बना था। 1961 में पुर्तगाली को वहां से भगा दिए थे, लेकिन गोवा कुछ समय तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। बाद में गोवा को राज्य के रूप में 1987 में दर्जा प्राप्त हो गया। भारत में पिछड़े वर्ग की परिभाषित करने की सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने संबंधित प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाने की व्यवस्था अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाने की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण देने की घोषणा कब की थी? तो 1992 में की थी। मंडल कमीशन बना था और उसी मंडल कमीशन के तहत 1992 में 27% का आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद का चुनाव संभाला था? यानी कि ब्रिटिश युग में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने संभाला था? तो जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? जीबी मावलंकर, जिनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ डाला गया था? बांकीपुर जेल। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को डाला गया था। हजारीबाग जेल में किनको डाला गया था? जयप्रकाश नारायण को। बांकीपुर जेल में किनको डाला गया था? अपने राजेंद्र बाबू को डाला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा है यूसुफ अली के द्वारा ही दिया गया था। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ और पर्यटन स्थलों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में हम लोग याद रखेंगे और वहाँ की पुलिस तीर्थ और पर्यटक स्थलों की स्वच्छता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में अजय डायमंड लिंक का खिताब जीता। डायमंड लिंक का खिताब दोहा में जीता है। दोहा में डायमंड लिंक का खिताब जीता। फेंका कितना मीटर? तो 88.67 मीटर 67 मीटर भेजा है।
अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161 है। यानी कि प्रेस में कितना स्थान है भारत का? 161 स्थान है। रूस की इवान नोपोमनियाची को हराकर डीन लॉरेन ने किस देश की प्रथम पुरुष शतरंज चैंपियन बन गया? तो सबसे शतरंज चैंपियन बनने वाला व्यक्ति का नाम यहाँ पे कहाँ का व्यक्ति था? ये डिंग लॉरेन कहाँ का व्यक्ति था? तो ये चीन का व्यक्ति था। नाम है इसका डिंग लॉरेन है, तो ये कहाँ का होगा? चीन का होगा। चीन से ही जुड़ा हुआ नाम है डिंग लॉरेन, चीन का व्यक्ति था। आगे देखिए क्वेश्चन के प्रथम आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? इसका जब सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा शुरू किया गया। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जापान के द्वारा मेजबानी की जा रही है। भारत में चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई? ऑपरेशन करुणा की शुरुआत म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए किया गया था और ऑपरेशन मोचा म्यांमार में ही आया था। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्राप्त किया गया? तो मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया। बिहार के चंपारण जिला के मिर्चा चावल है और मिर्चा चावल को पूरी तरीक़ा से GI टैग प्रदान किया गया। मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया जो बिहार का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त संबंधों में से कौन सम्मिलित है? अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यानी सभी उपयुक्त में से सभी इसका सही है। आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। हाल ही में, एक मिनट रुकिएगा, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 के किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देश का पहला राज्य डैश कौन बन गया जहां पैदल चलने वाले लोगों को चलने का अधिकार, राइट टू वॉक का अधिकार दिया गया? तो राइट टू वॉक का अधिकार पंजाब के लोगों को दिया गया। पैदल चलने का अधिकार पंजाब के लोगों को पूरी, जैसे जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, उसी प्रकार से राइट टू वॉक चलने का अधिकार वर्तमान में पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की? SpaceX के द्वारा किया गया। SpaceX कंपनी एलन मस्क का है। एलन मस्क टेस्ला कंपनी का भी मालिक है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, अपने बिहार के हैं। सेट नंबर अब 4 देखते हैं। सेट नंबर 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ और 4 खत्म करके हम पूरी तरीके से 5 सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। टेस्ट नंबर आपका टेस्ट नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है? कोई भी पूजा पाठ, कोई भी त्यौहार मनाते हैं उसको महोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो महोत्सव का शाब्दिक अर्थ समारोह और जलसा होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समारोह और जलसा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आगे है कि आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप निजवाचक है। आपके बारे में एक स्पेशल, अपने बारे में तो निजवाचक है आप। कंठस्थ से निकलने वाली ध्वनि कौन कौन से? तो देखिए, कंता मुदव ट्रिक याद रखिएगा। कंठ से क ख ग घ अंग पूरी तरीक़ा से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छोटा सा ट्रिक है, हम आपको लिख के यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? झरना, बिल्कुल झरना समूहवाचक संज्ञा का। वर्ग, सेना, सभा, ये सब समूहवाचक है। झरना समूहवाचक। तोपची कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय बाद में लगेगा, उपसर्ग पहले लगता है? तो ची नामक प्रत्यय तोपची में लगेगा। प्रत्यय बाद में लगेगा, उपसर्ग पहले लगता है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सब्यसाची। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आह्वान का मतलब होता है शुरुआत करना। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विसर्जन होगा।
सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाने का सही अर्थ क्या होगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का पहचान देना, यानी कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको पहचान देने की बात हम लोग सूरज को दीपक दिखाने से संबंधित करते हैं। महर्षि शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, महर्षि के रूप में हम लोग याद रखें, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन देखिए, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले गति नियम को कहा जाता है। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है? खाना का पाचन पूरी तरीके से मुख से होता है, तो मुख्य गुहिका से ही पूरी तरीके से ये संभव हो पाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आभासी और सीधा होगा। कर्निया के पीछे गहरे रंग के पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे परितारिका कहा जाता है। यही परितारिका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कर्निया, आँख में दान करने समय कर्निया ही हम लोग दान करते हैं। आगे देखिए, डैश यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम का नियम पूरी तरीके से दाब के लिए काम करता है। ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। आगे देखिए, किसको नियासिन कहा जाता है? तो विटामिन B3 का जो नाम है ना, विटामिन B3 को नियासिन के रूप में हम लोग याद रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा तोड़ने में मदद करता है? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क बल का उदाहरण जो है घर्षण बल, असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार का है? तो ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार मार्चेटिया ब्रायोफाइटा से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट एक मिनट रुकिएगा, कॉपर सल्फेट जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग नीला होगा ना, तो नीला हरा में बदलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियाँ सूज जाती है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, उसी को ये पूरी तरीके से चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो सेस्मोइड ये पेशीय ऊतक का उदाहरण नहीं है। हृदय, चिकनी और कंकाल ये सब पेशीय ऊतक का उदाहरण है। सेस्मोइड इसका उदाहरण नहीं है। राहुल बेरी से पीड़ित है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आगे देखिए, कपास के उगने के लिए सामान्यतः कितनी बारिश चाहिए? तो सब कपास को उगने के लिए 210 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। एक मिनट, बारिश या पीले मिट्टी बिल्कुल उच्च और 210। कपास के उगने के लिए तापमान उच्च होना चाहिए और आपका 210 सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे है कि पादप कोशिका जंतु जीवाणु से भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोफिल होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में देखते हैं कि कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका का कवर होता है। कोशिका का कवर केवल पादप कोशिका में ही होता है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहार का द्वारा पुस्तक लिखा गया। बम बनाने की तकनीक इसमें लिखा गया। व्योममित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। जो इसरो कंपनी है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह इसरो चंद्रयान को भेजा है और इसरो के सहायता से ही व्योममित्र पहले प्रेरित रोबोट के रूप में हम लोग भेजे थे। जो मानव मिशन भारत का है ना, उसी के अंतर्गत इसको भेजा जा रहा है डमी के रूप में।
पृथ्वी की सतह की ऊंचाई स्थित भू स्थित ग्रह की कितने हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजेंगे तो 24 घंटा में परिक्रमा कर लेगा। भारत का प्रथम वायसराय का नाम क्या था? तो भारत का प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग। सितारा देवी का संबंध, सितारा देवी किस विद्या में परिपूर्ण थे? तो सितारा देवी का संबंध आपका कथक नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। क्वेश्चन है कि सार्क का नया सदस्य कौन बना? तो सार्क का नया सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं और वर्तमान में अफगानिस्तान इसका नया सदस्य के रूप में बना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 30 साल और लोकसभा के लिए चाहिए 25 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया। स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को लाल सागर, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। भूमध्य सागर को लाल सागर से पूरी तरीके से जोड़ती है। केरल केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर करेवा नामक मिट्टी पर उत्पादन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त हॉटस्पॉट, यानी कि हॉटस्पॉट के रूप में हम लोग पूरी तरीके से पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट के रूप में याद रखेंगे। भारत का कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त हॉटस्पॉट के रूप में? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब ये वाला पॉइंट को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा हम लोगों का टाइम आगे है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यानी अमेरिका के स्थायी पवन का नाम क्या है? चिनूक। चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन कहा जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि पूरी तरीक़ा से अमेरिका के द्वारा हमको मिला है। तो अमेरिका के स्थानीय पवन का नाम चिमूक। हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे पूरी तरीक़े से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली, आगरा, मथुरा सब यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार पूरी तरीके से गंगा नदी के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स ए हिक्की था। जेम्स ए हिक्की सबसे पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बंगाल गजट। 1780 में जेम्स ए हिक्की यानी जे ए हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन पूरी तरीके से किया गया। क्वेश्चन 53, किसे अवंती के शासक चंद्रप्रगोत के इलाज करने के लिए अपने राज्य वैद्य भेजा था? तो बिंबिसार नामक व्यक्ति चंद्रप्रगोत के इलाज करने के लिए राजवैद्य को पूरी तरीके से भेजा था। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? परिवार नियोजन कार्यक्रम, पंचायती राज, शिक्षा, पंचायती राज व्यवस्था राज सूची का विषय है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। पंचायती राज किसका विषय? राज सूची का विषय। 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए थे। संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो नदी है ना, ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है। मैनर हिम रेखा किन 2 देशों के बीच में? तो रूस और फिनलैंड के बीच में मैनर हिम रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। चार्ल्स मेडॉकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। चार्ल्स मेडॉकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में संधि हुई थी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और यहीं लिखा गया है कि संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ इस राज्य का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव के कंसेप्ट पे काम करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान भारत में होता है। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन की तरफ परिवर्तन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में बहुत सारा परिवर्तन हुआ और खास करके प्रस्तावना में भी हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घूर्णन गति वाला ग्रह कौन? ग्रह की संख्या कितना है? 8 है और सर्वाधिक घूर्णन गति वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सर्वाधिक घूर्णन गति करने वाला ग्रह। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत के उत्तर मैदान में शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? तो शीतकाल में वर्षा उत्तर के मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्वेश्चन याद आपको ये रखना है कि तमिलनाडु में अगर शीतकाल में वर्षा होगी
तो वो लौटते ही मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर एक जैसे होगा। लेकिन उत्तर के मैदान में, यहाँ वाले क्षेत्र में अगर वर्षा होगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तर में वर्षा होगा, जम्मू कश्मीर में, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के शासनकाल में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना किसका संचायक है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना किसका परिचायक है? ऋणात्मक संचरण का परिचायक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए आकार को भ्रंश घाटी कहा जाता है। बिल्कुल, भ्रंश घाटी यानी कि दो क्षेत्र है और दोनों क्षेत्रों के बीच का एक गड्ढा स्थान को भ्रंश घाटी के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे, यानी दो पहाड़ों के बीच का एक धंसा हुआ रास्ता। आगे देखिए, भारत के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बनी थी? तो भारत के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में शुरू की गई थी। जिस देश की प्रगति, जिस व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित के रूप में होगा। बिल्कुल, विकसित देश का एग्जाम्पल है कि जो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम सर्वाधिक होगा उसको विकसित देश के रूप में याद रखेंगे। भारत विकासशील देश का उदाहरण है। विकसित देश और विकासशील देश में अंतर क्या है? विकसित देश का मतलब कि वहाँ का विकास हो चुके हैं, और विकासशील देश का मतलब कि जहाँ का विकास तीव्र गति से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। तो भारत का विकास पूरी तरीके से तेज गति से हो रहा है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर और जीएसटी। तो इनकम टैक्स जो होता है ना, वो पूरी तरीक़ा से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दो प्रकार का कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर का मतलब कि अगर जिसके ऊपर टैक्स लगता है उस टैक्स का भरपाई वही व्यक्ति करता है, उसको प्रत्यक्ष कर। और लगता किसी दूसरे पे है, भरता कोई और है। जैसे कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल कंपनी टैक्स सरकार को पेड कर लिया, लेकिन लेता किससे है? हमसे लेता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर था। सेल टैक्स, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया? तो रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन जो है 1948, 1951, 1949 और 1966। सबसे पहले रुपया का मूल्यांकन 1949 में किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के धर्मनिरपेक्ष के रूप में किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। बिल्कुल, मूल संविधान में भी नहीं, मूल संविधान में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में पूरी तरीके से कंसीडर की गई है, घोषित किया गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए सबसे प्रमुख योगदान किनका रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिवस पर, इसी योगदान के लिए। हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? संत मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को प्राप्त हुआ है। सोनम वांगचुक लद्दाख का एक व्यक्ति है। सोनम वांगचुक को पूरी तरीके से प्राप्त हुआ है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान? यूनिकॉर्न का मतलब नया कंपनी, $1 बिलियन जिसका नेट वैल्यू, उसको यूनिकॉर्न के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो भारत का स्थान यूनिकॉर्न में तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान में यूनिकॉर्न के स्थान पे है। और ये डाटा कौन जारी किया? हुरून रिसर्च ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। 18 अप्रैल 2023 को भारत पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला है? तो भारत 18 अप्रैल को एप्पल स्टोर पूरी तरीके से मुंबई में खोला है। मुंबई में एप्पल स्टोर खोला गया। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की? हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए लचीलापन पूरी तरीके से शुरू की? तो जिससे खतरा उत्पन्न होगा उसके लिए तैयारी शुरू करने की व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा यह पूरी तरीके से शुरू। जैसे कोरोना आया था, उसी प्रकार से कोई बीमारी आए तो उसके लिए एक व्यवस्था शुरू की। यानी खतरा से उभरने के लिए लचीलापन, यानी कि पूरी तरीके से लिबरल हो जाना, उस व्यवस्था को आगे की तरफ काम करना। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जल बजट घोषित किया गया? तो जल बजट घोषित करने वाला राज्य तेलंगाना है। जल बजट घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किससे पहनाया गया? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है
ये आपका उनमें से 1 मिनट रुकिएगा। 76 नंबर को, हाँ, नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल नंदिनी गुप्ता को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को पूरी तरीके से दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तेलंगाना में अम्बेडकर जी का सबसे ऊंची प्रतिमा बना, जिसका हाइट कितना है? 125 फीट। अम्बेडकर जी का जो जन्म है ना 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को समता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार का संबंध में कौन सा कथन सत्य? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव और श्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। ऑप्शन इनमें से सभी सही होगा, ठीक है ना, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें सही है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? तो समावेशी विकास के तहत मध्य प्रदेश में, समावेशी विकास का मतलब सब किसी का विकास, हर नागरिक का विकास, उसके लिए 9 योजना शुरू करने के काम कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखा? तो डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला केरल में रखा गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 81। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? यानी कि भारत का पहला गांव घोषित किया गया माना। ये माना गांव कहाँ पे है? तो ये माना गांव पूरी तरीके से उत्तराखंड में स्थित है। माना गांव कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन नया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे देखते हैं सेट नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट सेट नंबर 2, 3, 4, 5 4 सेटों के बारे में डिस्कशन पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगला जो वीडियो हम आपके लिए लाएंगे उसमें पूरी तरीके से 5 सेटों का डिस्कशन एक ही वीडियो में दे देंगे। तो सेट नंबर 5 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको अच्छे तरीके से देखना है, बार बार देखना है, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा ताकि पूरी तरह का समझ विकसित हो जाए। इसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम के बारे में आपको हम सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। सेट नंबर 5 देखते हैं। आगे देखिए, आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का क्या अर्थ होता है? तो जो अत्याचार करता है उसको आतताई के रूप में याद रखेंगे। जो अत्याचार करता है उसको क्या बोलेंगे? आतताई। निम्नलिखित इनमें से किस समूह का शब्द सही नहीं है? सही शुद्ध शब्द लिखा गया। तो शुद्ध शब्द प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको बढ़िया तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी शब्द इसमें क्या है? शुद्ध है। जो पढ़ेगा वही पास होगा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या विशेषण है? इसका विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, ये कौन सा विशेषण होगा? तो सर्वनामिक विशेषण के रूप में इसको याद रखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेक नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र की प्राप्ति। विष्णु के अनेक नाम है, ये पूरी तरह का शब्द वाक्य सही नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण आपका कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर दीनहीन, त्रिफला, यथाशक्ति और पीताम्बर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, आपको ये द्वंद्व समास में ना 2 शब्द मिलेगा, दाल भात, दिन रात, लोटा डोरी। दीनहीन, ये इसमें 2 शब्द है, वो द्वंद्व समास के रूप में। आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है? आसमान टूट पड़ना का अर्थ यानी कि मुसीबत आ पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इसलिए इसको आसमान टूट पड़ने का अर्थ हम लोग समझते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी कि सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द आपका रचयिता, रचयिता, रचयिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इसका सही उत्तर, रचयिता। समास का विलोम शब्द क्या होगा? तो समास का विलोम शब्द आपका समास का विलोम शब्द व्यास होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो परिणाम में परि उपसर्ग है। परिणाम में कौन उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। बादल का तत्सम शब्द क्या है? तो बादल का तत्सम शब्द बारिद है। तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो बादल का तत्सम शब्द क्या है? बारिद है। आगे क्वेश्चन देखिए, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
और ये क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से क्या वहित मल में निम्नलिखित में से क्या वहित मल का एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो वहित मल का कार्बनिक अशुद्धि मानव का मल है। कार्बनिक अशुद्धि के रूप में मानव मल के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं? कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहता है। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहता है, यानी कम अवधि तक रहने वाले रोग का क्या नाम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 24 का दिया गया है। तीव्र रोग केवल कम, बहुत जैसे ज़्यादा बड़ा रोग होगा, कम समय के लिए वो होगा। हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से जंतु जगत में किसके अंदर? हाइड्रा यूनिक जीव है। हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। यह सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। हाइड्रा जंतु में खासियत क्या है कि हाइड्रा में जल नहीं होता है लेकिन वो पूरी तरीके से सांस लेता है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ये इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है? पसलिया एक सपाट यानी कि पूरी तरीके से प्लेन अस्थि के रूप में पसली की हड्डी प्लेन होती है, सपाट होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि शारीरिक संतुलन बनाने का काम करता है? तो शारीरिक संतुलन सेरेबेलम बनाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सेरेब्रम नामक पार्ट चिंतन बुद्धि, ये ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ना, चिंतन बुद्धि शक्ति स्मरण शक्ति के बारे में बात कर रहा है। शारीरिक संतुलन बनाने की जहाँ बात आएगी वहाँ पे सेरेबेलम होगा। अगर कोई व्यक्ति दारू पिएगा तो उसका सेरेबेलम खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ईस्ट में जनन कैसे होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में जनन मुकुलन के द्वारा ही पूरी तरीके से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग दाग, खाक, खुजली, ये सब कवक के कारण ही पूरी तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा? चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है। आगे देखिए, मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4%। 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुविक है जिसमें केवल एक परमाणु होगा? तो हीलियम को 1 परमाणुविक के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी शाखा को क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स के रूप में हम लोग पूरी तरीके से इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किसे पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। और रसोई घर के रूप में पेड़ का पत्ता हो तो पेड़ के पत्ते का हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित है। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित आनुवांशिकी का संबंध समानता और अंतर से है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन अभिलेखीय न्याय? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अभिलेखीय न्यायालय के रूप में रखा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होगा कि जितना भी निर्णय होगा, जितना भी केस किया जाएगा, सब केस को रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा, अभिलेख के रूप में रखना होगा, उसी को अभिलेखीय न्यायालय के रूप में हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को माजुली नदी द्वीप है? तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है, 9.1 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस सही सम्मिलित पूछ रहा है। सांख्यिकी दिवस 29 जून, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सांख्यिकी दिवस 29 जून को हम लोग पूरी तरीके से मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ट्राई बेकर खेल का संबंध किससे है? तो ट्राई बेकर का संबंध ऑप्शन नंबर बी और सी, फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित। ट्राई बेकर संबंध फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था और पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था 1917 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और 1917 में पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से।
दूध दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 नवंबर को दूध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ बनारस में स्थित है, इसको ऋषिपत्तनम के रूप में हम लोग याद रखेंगे। और ऋषिपत्तनम कहाँ पे? बनारस में, बनारस गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। भूमध्य रेखा के सांची स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध मर गए थे और बोध गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में। 29 साल की उम्र में घर से निकले थे और 35 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मेक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इस बात को याद रखिएगा। पृथ्वी के बीच खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया था यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है, शुरू किया गया पत्रिका था। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फोल्केटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फोल्केटिंग है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और भारत के संसद का नाम संसद है। और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो बिहार में नहीं है मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, ये सब पूरी तरीके से बिहार का जगह है। अररिया नामक जो जगह ये बिहार में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति का जन्म कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? असम के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर असम होगा। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि का संबंध संस्कृत के व्याकरण से है, यानी कि व्याकरण शास्त्री थे कौन? पाणिनि थे। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? पाणिनि। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका यूएसए में स्थित है। यूएसए को ही अमेरिका कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में 50 राज्य है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुषाण वंश की स्थापना किया था कजुल कड़फिसस, और कनिष्क का भी संबंध कुषाण वंश से ही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एक प्रकार का पहाड़ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर के पालन से संबंधित है कौन? विटीकल्चर। आगे देखिए क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सेट नंबर 2 या 3 में हम आपको बताए थे कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो सिपाही विद्रोह कहने वाला व्यक्ति का नाम लॉरेंस और सीले ये बोला था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, संसद में निहित होते हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो संसद के निर्माण में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के, राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इस बात को याद रखिएगा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52। संसद का संबंध 79 में। तीसरा बौद्ध संगति का जन्म कहाँ किया गया था? तीसरा बौद्ध संगति का जन्म कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में किया गया था। पाटलिपुत्रा में, और पाटलिपुत्रा में किया कौन था? तो पाटलिपुत्रा में अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। अशोक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस हुआ करता था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। रत्नावली के लेखक कौन? हर्षवर्धन। कोर्स रहा कि बेमेल यानी कि गलत बताना है। अर्थशास्त्र के चाणक्य और राजतरंगिणी के। रत्नावली के लेखक जो है ना, रत्नावली के लेखक पाणिनि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा 61 का आंसर। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये डी सही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको सही ये होगा। ये गलत इसलिए है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो राजतरंगिणी पाणिनि लिखे थे अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि और राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। संस्कृत का लिखा गया सबसे पहला पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है।
आगे देखिए, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला, तो लाल सागर और अरब सागर को कौन जोड़ता है? यहाँ पे बाब ए मंडब लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला जल संधि है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? तो निर्विरोध चुने जाने राष्ट्रपति का नाम था नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, आपको बताया कि प्रथम गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन है, अच्छा है, बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी स्थापना 1953 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, नहीं 1962 में अधिनियम पारित नहीं हुआ था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर होगा। 1956 में इसको पारित किया गया था, डेट को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 1956, 66 नहीं 56 होगा। और भाषा के आधार पर सिपाही बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी में सर्वाधिक थी? यानी सर्वाधिक सत्याग्रही कहाँ के थे? गुजरात के थे। दांडी यात्रा शुरू किया गया था 1930 में और सर्वाधिक सत्याग्रही कहाँ के थे? गुजरात के थे। क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम था तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू का बहुत बड़ा योगदान था इस समझौता को कराने में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू नेहरू जी के फादर थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किए थे और 1922 तक ये पूरी तरीके से आंदोलन चलाई गया था। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुफर सुरंग का उद्घाटन किया? पीराकुफर सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। पीराकुफर सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीने दामोदर सावरकर की जयंती पर 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की? तो 28 मई को स्वतंत्र वीर गाथा दिवस मनाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। 28 मई को वीर सावरकर दिवस मनाने के लिए बात की गई है, बीने दामोदर सावरकर के जन्म दिवस पर। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ सांख्यिकीविद CR राव, बिल्कुल CR राव का ही नाम इसमें आता है। CR राव, रुकिएगा, CR राव ने को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना? अमेरिका में 50 राज्य है और पहला राज्य जॉर्जिया, जो हिंदू फोबिया पर कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना। फोबिया का मतलब डर होता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ का जो सुगंधित चावल है नगरी दुबराज को दिया गया और काला चावल को जीआई टैग दिया गया, बिहार से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM ओमेगा 3 फील्ड फायरिंग परीक्षण में सफलतापूर्वक प्राप्त की? हिंदुस्तान भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है, प्रथम मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन, हम दो तीन क्वेश्चन और है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित। किस देश ने रूढ़िवादी नेताओं पेरी ओपे को साना मरीन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीती? तो ये फिनलैंड की साना मरीन पहले फिनलैंड की प्रधानमंत्री थी और उनको हरा के पूरी तरीके से पेटरी ओपे के द्वारा ये जीता गया।
क्वेश्चन है कि किस राज्य से दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की बात की गई है? अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व, दिबांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो न्याय प्रदान करने में सबसे पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। न्याय को प्राप्त करने में सबसे पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफा पर तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो एलिफेंटा गुफा पर पार करने वाला पहला व्यक्ति का नाम कृष्ण प्रकाश है। कृष्ण प्रकाश का नाम याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति का नाम कृष्णा प्रकाश है। क्वेश्चन इतना ही। आगे वीडियो में पूरी तरीके से एक वीडियो भारतीय रेल के बारे में हम बता रहे हैं, जितने भी रेल से संबंधित फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, उसको पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से टेस्ट का अब धीरे धीरे वीडियो बनेगा, नहीं बहुत तरह की वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। फायरमैन का क्वेश्चन हमने करा रखा है, इस क्वेश्चन वीडियो को भी देख सकते हैं। सेट नंबर 1 एक वीडियो में दे दिए हैं, सेट नंबर 2, 3, 4, 5 इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए कमेंट जरूर करिए। जो भी सुझाव देना होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।